Hi, good morning to you all, my medical aspirants. Okay, so continue from our cell wall. Cell wall तक हमने previous class में देख लिया था. Further हम move करते हैं endomembrane system पे. So basically we are reading what cell, the unit of life of class 11, chapter 8. फॉर बोर्ड्स फॉर नीट नेस्ट मतलब जो भी आपके 12th तक लेवल तक के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं फॉर द इन अ मेडिकल फील्ड और इवन नॉन पैरामेडिकल फील्ड या फिर नॉन मेडिकल फील्ड में भी जो भी आप बायो के थ्रू जा सकते हो, तो फॉर डैट यू नीड टू गो थ्रू दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ. देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिए थे एंड सेल वॉल को देख लिया था. सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, सेल वॉल. No, it's our plasma membrane and it is a fused mosaic model that was given by Singer and Nicholson. Okay, in which year you will tell me. Okay, so let's start today with endomembrane system. अब देखो, जैसे कि हमारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं तो इनके भी डिफरेंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होंगे और फंक्शन होंगे. और इसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, इसको माना जाता है कि ये साथ में मिल करके कैसे काम करते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनके फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर. मतलब कि ये जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मतलब वर्क करेगा. डैट मीन्स कि वो हमारे अदर सेल ऑर्गेनल से भी क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे. तो जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती है वो हमारे कैसे, जैसे इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट आ जाएंगे, तो डैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. तो ये सारे आपके किसके पार्ट है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की टाइप से ये सारे जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं. तो जैसे कि हमारे कुछ फंक्शंस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के, पेरोक्सिसोम्स, ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं इन अबव कंपोनेंट्स. मतलब कि आपके लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं जुड़े होते हैं, क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम से नहीं जुड़े होते हैं, पेरोक्सिसोम्स आपके गोल्गी बॉडीज से नहीं जुड़े होते हैं, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड. इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है कि वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है. अब देखो यहाँ से आपको डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन से है और कौन से नहीं है. तो जो आपके इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है दैट इज योर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. बट आपके जो नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गए वो कौन से हुए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, तो दे आर नॉन endomembrane system. Okay, let's move further. देखो यहाँ ये, अब ये एक ब्यूटीफुल सुंदर सा एक डायग्राम है, नॉट ब्यूटीफुल, सुंदर सा एक डायग्राम है. सो लेट्स सी. आई डोंट नो व्हाई इट्स वर्किंग समटाइम्स इन. हाँ, तो देखो न्यूक्लियस है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है. आपके देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कल मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो आपको ये लाइक कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर दिखती है मोती की तरह, डैट इज़ योर राइबोसोम्स. और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, वही राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब क्या करोगे, स्टडी करोगे यूकैरियोटिक सेल की, तो वहाँ पे आपको किसकी प्रेजेंस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे नेटवर्क या फिर रेटिकुलम या फिर जाल दिखेगा किसके, आपके टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं इन द साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इससे हमारा क्या हुआ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो इंट्रासेलुलर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इंट्रासेलुलर स्पेस है हमारे टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, जैसे कि ल्यूमिनल इंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म कंपोनेंट्स. तो दो पार्ट में इसको भी बांटा गया हुआ है, ठीक है. और फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और क्या देखने को मिलता है, तो इसमें ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम्स इसमें अटैच होते हैं आपके आउटर सरफेस से. और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या दिखेंगे, तो उसके सेल सरफेस पे मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहाँ पे भी एब्सेंस होती है किसकी, राइबोसोम्स के, तो वो स्मूथ अपीयरेंस शो करता है, दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ से आपका ये चीज़ बेटा क्लियर होता है कि डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे हुई. मतलब जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बने, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बने, तो रीजन ऑफ दैट इज राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. अब देखिए,
तो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके ज़्यादातर सेल में देखने को मिलता है और ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और साथ ही साथ सिक्रीशन में। ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव द राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर लिंक टुगेदर विथ एमआरएनए और एमआरएनए ही क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है राइबोसोम के हेल्प से। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत ही घनत्व में रहते हैं एंड कंटिन्यूअस होते हैं हमारे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के पास, या ज़्यादा मतलब लॉट अमाउंट में पाए जाते हैं वहाँ पे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये मेजर साइट होती है हमारे किसके सिंथेसिस के लिए? फॉर द लिपिड्स, दे सिंथेसाइज लिपिड। तो एनिमल सेल्स में जो भी लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वेयर दे विल सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस करा देता है एंड सिक्रीशन, एंड आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दे विल हेल्प इन द लिपिड सिंथेसिस, या फिर आपके लिपिड स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं वैसे। नाउ कमिंग टू दी गोल्गी apparatus। अब देखो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको दिया था दैट इज कैमिलो गोल्गी, 1898 में उन्होंने पहली बार एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स देखा था न्यूक्लियस के पास में, एंड इसका नाम बाद में क्या पड़ गया? गोल्गी बॉडीज, क्योंकि उनके नाम के ही ऊपर इसका नाम दिया गया था। तो जो गोल्गी नेम आया, गोल्गी जो apparatus हम बोल रहे हैं, फ्रॉम वेयर इट नेम, कहाँ से उनका नेम मतलब बेसिकली डिराइव्ड हुआ? तो डैट वाज फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम। उसके बाद इनमें आपकी क्या होती है? तो बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होते हैं और सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, जो कि कितना आपके 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा ये स्टैक मतलब कि एक दूसरे से पैरेलली ये क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं, और इनके जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल नंबर देखने को मिलता है आपके सिस्टर्नी, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और जो गोल्गी सिस्टर्नी होती है ये क्या होती है? कंसेंट्रिकली अरेंज होती है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि सेंटर के टुवर्ड और न्यूक्लियस के पास, और कन्वेक्स सिस होती है, ठीक है, और कह सकते हैं ये एक तरह से क्या होती है? फॉर्मिंग फेस होती है, और कॉन्केव ट्रांस होती है, जिसको हम लोग मैच्योरिंग फेस कहते हैं। मतलब जिस तरीके से आप, जिस तरफ आपको क्या दिखेगा? कॉन्वेक्स दिखेगा, डैट इज़ योर फॉर्मिंग फेस। जिस तरफ आपको क्या दिखेगा? कॉन्वेक्स दिखेगा, वो आपका क्या है? मैच्योरिंग फेस। तो ऐसे ही आपके सिस और ट्रांस जो फेसेस होते हैं ऑर्गेनल में, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं, बट ये दूसरे से क्या होते हैं? इंटर कनेक्टेड होते हैं। और गोल्गी एपरेटस जो होती है प्रिंसिपली इसका काम क्या होता है? तो आपके पैकेजिंग मटेरियल्स का पैकेजिंग करने में, उसके अलावा साथ ही क्या करती है? डिलीवर करती है इंट्रासेलुलर जो भी टारगेट्स, या फिर सिक्रीट करती है आउटसाइड दी सेल, मतलब जो भी टारगेटेड सिंथेसाइज्ड प्रोटीन हो सकता है या फिर कोई भी कंपाउंड, तो दे हैव टू डिलीवर। तो ये मटेरियल्स को क्या करती है? पैक करती है, किसके फॉर्म में? वेसिकल्स के फॉर्म में, और वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फ्यूज करती है किससे? सिस फेस से, गोल्गी एपरेटस के, और मूव करती है किसके टुवर्ड? तो मैच्योरिंग फेस के टुवर्ड। तो इससे क्या एक्सप्लेन होता है? जो हमारे जो गोल्गी एपरेटस होती है वो क्या रहती है? काफ़ी क्लोज एसोसिएशन में रहती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं सिंथेसाइज करते हैं किस? राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वो जाकर के मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस में, रिलीज होने से पहले। और वो रिलीज़ कहाँ से होते हैं? फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस, मतलब मैच्योरिंग फेस से वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। इसलिए गोल्गी एपरेटस क्या है? एक इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन के लिए भी? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब कि ये जो ग्लाइको आ रहा है, दैट ग्लूकोज, दैट विल कम फ्रॉम वेयर? इन द गोल्गी बॉडीज। और जो प्रोटीन्स आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स आ रहे हैं, लिपिड्स आर कमिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन यहाँ पे जुड़ करके और फिर ये क्या करते हैं? इसका फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो ये आपके गोल्गी एपरेटस का काम हुआ। अब बताओ समझ में आ रहा है? को रिलेट कर पा रहे हो? सेल वॉल ने अपना काम किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, एंड व्हाट आर दे डूइंग? ये कैसे कर रहे हैं? ये काम क्यों कर रहे हैं ऐसा? वाई दे आर लिविंग? ये एक लिविंग क्यों है? क्यों इसे यूनिट ऑफ लाइफ बोली गई है? बिकॉज द एसेंशियल जो भी हमें प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, वो कौन बना रहा है? दे आर मेकिंग इट। तो क्वेश्चन आना चाहिए मैम जो हम खाना खा रहे हैं फिर वो क्या है? जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, व्हाट वाज दैट? दे आर सिंथेसाइज्ड, बट बॉडी हमारी उस प्रोटीन को उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती है। दे हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट, उसका वो ट्रांसक्राइब होती है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लाइसोसोम्स। अब देखो लाइसोसोम्स में क्या होता है? तो ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है। अच्छा, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होती है फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये आप मुझे बता देना।
अब देखो लाइसोसोम्स जो होती है क्या होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि कैसे बनती है, तो ये जब पैकेजिंग होती है किसकी, गोल्गी एपरेटस में, उससे। और जो भी आइसोलेटेड जो लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं ये हमारी काफ़ी ज़्यादा रिच होती है ऑलमोस्ट हमारे सारे और टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि हाइड्रोलेजेस में लाइपेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनके पास ये सारे एंजाइम्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। और ये ऑप्टिमली एक्टिव होती है किस पे, एसिडिक पीएच। देखो व्हाट इज दिस ऑप्टिमल वैल्यू, मतलब एक जैसे पानी का टेम्परेचर होता है, अब बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो डैट इज अ ऑप्टिमल टेम्परेचर। क्योंकि पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर जब तक नहीं रहोगे तब तक उसमें बहुत ज़्यादा बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, उबाल नहीं मारेगा। वैसे ही जब तक पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा तब तक उसका फ्रीजिंग स्टार्ट होना नहीं होगा। आप उसको माइनस मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पे रखो, 3 डिग्री सेल्सियस पे रखो, बट पानी वो तब तक अभी तक बर्फ नहीं बनता है। तो डैट इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, और यही एंजाइम्स क्या होते हैं, केपेबल होते हैं कि ये क्या करें, डाइजेस्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। अब नेक्स्ट है हमारे वैक्यूल्स, जो कि हमारे प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो जो वैक्यूल होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें वाटर होती है, सैप प्रेजेंट होती है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है और कुछ हमारे मटेरियल्स जो कि सेल के लिए उस टाइम पे यूजफुल नहीं होते हैं, बट हाँ लेटर ऑन इट कैन बी यूजफुल, मतलब कि रिजर्व्ड मटेरियल के फॉर्म में। जो वैक्यूल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं किससे, एक सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या है, तो वैक्यूल है, वैक्यूल की आउटर लेयर को, कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो जैसे प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, वैक्यूल जो होता है हमारी 90% जो वॉल्यूम सेल की जो ऑक्यूपाई करते हैं, वो कौन ऑक्यूपाई करते हैं, डैट इज आर वैक्यूल्स। तो प्लांट्स में वही जो हमारे टोनोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में नंबर ऑफ आयंस और साथ ही साथ कुछ और भी मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि ज़्यादा से कम की तरफ या फिर कम से ज़्यादा की तरफ, फ्रॉम लोअर टू हायर। तो इसमें कंसंट्रेशन जो होता है हमारा सिग्निफिकेंटली हायर ही होता है वैक्यूल में एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, लेकिन फिर भी इसे ये मूवमेंट करानी पड़ती है। ठीक है, अमीबा की बात करूँ मैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड फॉर एक्सक्रीशन। और इसके साथ हमारे बहुत सारे सेल्स में जैसे कि प्रोटिस्टा, फूड वैक्यूल्स हमारी इसमें प्रेजेंट होती है जिसमें वो इनगल्फ करते हैं बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो ये आपका काम हो गया, हमने 4 इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे आपका ओवर होता है एंड दिस इज इट। इसके देखो इसी से असर्शन रीजन आते हैं, इसी से आपके एमसीक्यूज आएंगे, यू जस्ट हैव टू गेट थ्रू इट। आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने चाहिए, कुछ टॉपिक्स के बाहर भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स दे विल कम, बट बेटा एनसीईआरटी तो पहले कर लो। अगर ये नहीं किया तो आप जो 10 क्वेश्चन, और सबसे पहली बात नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते, दैट्स ट्रू, मैं भी मानती हूँ ये इसी के अंदर से रहता है। बट हाँ देयर इज़ लाइक कि कहते हैं ना कि कभी कान को सीधा पकड़ो बट वो उल्टा पकड़ते हैं, दैट्स द सेइंग, क्योंकि वो डायरेक्ट 1 2 लाइन तो 1 लाइनर्स तो दे नहीं सकते। आपके पास पेशेंट तो ऐसे आएंगे नहीं, आपके पास आएंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले पेशेंट। जैसे कि मान लो बुखार है, बुखार तो हर बीमारी में होता है क्योंकि वो तो कोई बीमारी नहीं है ना, दैट इज़ अ सिम्टम, वो एक साइन एंड सिम्टम है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ आपके मतलब कह सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आपकी इम्यून सिस्टम में क्या हो रही है, काफ़ी हायर साइड पे है या फिर काफ़ी बिलो हो गई है, पीकर साइड पे, तो डैट द बॉडी टेम्परेचर विल राइज, बॉडी टेम्परेचर राइज करेगी अपने आप को ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए, एंड देयर द फीवर अकर्स। बट फीवर कौन कौन सी बीमारी में आ सकती है, डैट इज़ योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो वैसे ही आपके इसमें भी इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कितना सुंदर सा ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियन की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाएगा, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मतलब कि इसके पास क्या है, 2 मेम्ब्रेन, दैट मीन्स वी कॉल इट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है, मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस है, और ये क्रिस्टा जो ये कर्लिंग्स हो रही है डैट इज नोन एज क्रिस्टा, उसको क्रिस्टी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में क्या बोलते हैं उसे, माइटोकॉन्ड्रियन, अनलेस ये स्पेसिफिकली स्टेन्ड नहीं की जाती है। वैसे तो ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कुछ हमारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल ये प्रेजेंट होते हैं, ये वेरिएबल होता है, डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब सेल को कितना काम करना है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज दे आर द एटीपी प्रोडक्शन, है ना, मतलब ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। हाँ, लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है।
तो अगर मैं शेप एंड साइज़ के टर्म्स में बात करूँ तो इसमें कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी देखने को आपको मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर सेल में आपको सेम ही शेप एंड साइज़ दिखे। तो टिपिकली ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, सॉसेज शेप के होते हैं या फिर सिलिंड्रिकल होते हैं, जिसमें इनकी डायमीटर कितनी होती है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज हमारी 0.5 माइक्रोमीटर होती है। लेंथ हमारी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं हमारे, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही उनके साथ क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड विद द इनर मेम्ब्रेन। और इसमें ल्यूमेन भी होता है, मतलब कि स्पेस प्रेजेंट होता है आपके दोनों एक्वस कंपार्टमेंट्स के बीच में। मतलब आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, स्पेस मौजूद होती है। और जो इनर कंपार्टमेंट होगी, मतलब जो अंदर वाली साइड है, लाइक हेयर, बस इतना ही चाहिए मुझे। हाँ देखो, जो इनर साइड है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपके डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना देती है ऑर्गेनेल के लिए। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, मतलब कि ये क्या करते हैं, मुड़ते हैं, जैसे इस तरीके से, ये क्या है, इनफोल्डिंग्स है। तो डैट इज कॉल्ड क्रिस्टा, या फिर सिंगुलर उसका हाँ प्लूरल उसकी क्रिस्टी होती है एंड सिंगुलर क्या होता है, क्रिस्टा होता है। ये मैट्रिक्स के टुवर्ड ही रोल करते हैं खुद को। और जितना ज़्यादा क्रिस्टा होती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, इनकी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स भी होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में रोल प्ले करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे साइट है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके अलावा बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पावर हाउसेज ऑफ द सेल है। मैट्रिक्स में और क्या प्रेजेंट होती है, तो हमारा इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होती है। कुछ हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, 70 अस वाले इसमें होते हैं। एंड कंपोनेंट्स जो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करती है, बाय फिजन, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो ये क्या है, फिजन, इफ़ यू रिमेंबर, फिजन अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने सेल को पहले क्या करना, अपने आप साइज़ को क्या करना है, बढ़ाना है, और टुकड़ों में फिर बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कि अमीबा भी क्या करती है, बाइनरी फिजन ही शो करती है ना, वैसे ही 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। काम करते हैं प्लास्टिड, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, है ना। तो आज हमने क्या देखा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड देन आर माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है, और बस इसके एक एक लाइन को समझ जाओगे ना, ये होमोजेनस क्या होता है, एक्वस कंपार्टमेंट क्या होता है, एक्वस मतलब क्या होगा, सेमी लिक्विड टाइप का कंपार्टमेंट होगा। तो बस डेट वर्डिंग्स, पता है ये वर्ड जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। लाइक मेडिकल फील्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, क्योंकि कोई बीमारी, अगर मैंने जैसे मान लो किसी को मैंने बोला टीबी है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, माइल्ड एक्यूट है, माइल्ड क्रॉनिक है, तो ये 4 तरह से फिर बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फिर उसमें भी डिस्टिंग्विश्ड है, उसको भी फिर डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक टीबी है तो चलो ये दवाई दे देते ठीक हो जाता है, नहीं। फर्स्ट यू हैव टू नो कि कितने टाइम पीरियड से, इज इट एक्यूट, इट इज़ क्रॉनिक, माइल्ड एक्यूट, माइल्ड क्रॉनिक। तो इस तरीके से इवन एवरी डिजीज़, स्ट्रेन, कि किसी को स्ट्रेन हो जाए तो उसमें भी आपके माइल्ड, एक्यूट, मॉडरेट सब आ जाते हैं। हाँ नहीं सॉरी, एक्यूट, हाँ एक्यूट, मॉडरेट, क्रॉनिक, ऐसे होते हैं, 3 डिवीज़न में बचे रहते हैं, जिसको हम लोग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बोलते हैं। वैसे ही कुछ ग्रेड 5 के मसल सोरनेस होते हैं, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 5, तो ऐसी ही क्लासिफिकेशन होती है। तो सेम इसमें भी ऐसी होती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सो द टाइम इज़ योर कमिंग। 3 अब तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ना 400 प्लस क्वेश्चंस अब डेली लगाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो ट्राई टू गेट दैट एंड आई होप you will do your best, and yes, of course you will. Okay, so bye.